नमस्कार। प्रथम वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों का राजकीय महाविद्यालय जाडोल के YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पर्वत निर्माण से संबंधित कोबर का भूसन्नति सिद्धांत अध्ययन करने वाले हैं। पर्वत द्वितीय श्रेणी के प्रमुख उच्चावच होते हैं। इनकी उत्पत्ति और विकास प्रथम श्रेणी के उच्चावचों पर होता है। पर्वत धरातल के प्रमुख स्थल रूप हैं और संपूर्ण पृथ्वी का 27% भाग घेरे हुए हैं। यहाँ मैं आपको ये रिमाइंड कराते चलूँ कि हमारी धरातल पर जितने भी उच्चावच हैं हम उन्हें 3 श्रेणियों में रखते हैं। प्रथम श्रेणी के उच्चावच जिसके अंदर महाद्वीप और महासागर आते हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच जिसके अंदर महाद्वीप और महासागर पर स्थित उच्चावच आते हैं, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, मध्य महासागरीय कटक आदि आदि। और तृतीय श्रेणी के उच्चावच वे होते हैं जो द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों पर मिलते हैं, जैसे कि पर्वतों के ऊपर वी आकार की घाटी हुई या हिमनदों के ऊपर यू आकार की घाटी हुई, तो ये सब हमारे तृतीय श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं। तो इस दृष्टि से पर्वत क्योंकि महाद्वीप और महासागर के ऊपर हैं, इसलिए उन्हें हम द्वितीय श्रेणी का उच्चावच कहते हैं। पर्वत कहते किसे हैं? एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं सेली सबरी। उनके अनुसार पर्वत वे ऊंचे स्थान हैं जिनका शिखर काफ़ी संकुचित होता है, अर्थात पर्वत उस चोटी उच्चावच को कहते हैं जो ढाल में तीव्र होता है और अपने आसपास के क्षेत्र से इतना अधिक ऊंचा हो कि दूर से ही स्पष्ट नज़र आ सके और जिसकी चोटी पठार के विपरीत संकुचित हो। पर्वत निर्माण संबंधी सिद्धांत। पर्वत निर्माण से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं हम उन्हें 2 वर्गों में रख सकते हैं। पहले वर्ग में उन सिद्धांतों को रखा जाता है जिसके अनुसार भूपटल पर पर्वतों का जो निर्माण है वो धरातलीय क्षैतिज संचालन के कारण जो धरातल पर वलन पड़ते हैं उनके कारण हुआ माना जाता है। इस श्रेणी के अंतर्गत जेफरीज का तापीय संकुचन सिद्धांत और आज के वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं कोबर का पर्वत निर्माण सिद्धांत आता है। मतलब कि प्रथम श्रेणी में ये माना जाता है कि जितने भी पर्वत हैं उन सब का निर्माण वलन पड़ने से हुआ है और वलन तभी पड़ते हैं जब क्षैतिज संकुचन होते हैं। इसी तरह से द्वितीय श्रेणी में उन सिद्धांतों को रखा गया है जिसके अनुसार पर्वतों का निर्माण लंबवत संचलन के कारण हुआ माना गया है। इसके अंतर्गत भी कई सिद्धांत हैं जिसमें वैगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, जोली का सिद्धांत है या होम्स का सिद्धांत है। ये सब द्वितीय श्रेणी के सिद्धांतों में आते हैं और हमारा आज के जो वीडियो का है वो हमारे प्रथम श्रेणी के सिद्धांत यानी कि क्षैतिज संतुलन का है। तो आइए हम अब इसको शुरू करते हैं। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। कोबर का यह सिद्धांत संकुचन पर आधारित है। उसके अनुसार पृथ्वी के अति कठोर प्राचीन भूभाग जिसमें कि रूस, चीन, साइबेरिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, अफ्रीका, अंटार्कटिका आदि आ जाते हैं तथा निर्बल क्षेत्र जो कि गतिशील भी हों और जिन्हें हम भूसन्नति कहते हैं, सदा एक दूसरे के निकट ही स्थित रहते हैं। इनकी यह स्थिति पर्वत निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि संकुचन के कारण निर्बल क्षेत्र से ही पर्वत ऊपर उठ पाते हैं। अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि भूसन्नति किसे कहते हैं। भूसन्नति लंबे, संकड़े और उथले, लंबे, संकड़े और उथले सागरीय भाग होते हैं जिसमें लगातार तलछट यानी कि मलबा निक्षेपित होता रहता है। अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने से पूर्व कोबर ने कुछ मान्यताएं निर्धारित की थी, तो आइए हम उन मान्यताओं के ऊपर एक नज़र डाल लें। कोबर के अनुसार वर्तमान वलित पर्वतों की जगह पर भूगर्भिक काल में पहले भूद्रोणियाँ पाई जाती थी। फॉर एग्जाम्पल हिमालय या आल्प्स पर्वत
के स्थान पर पहले टेथिस सागर हुआ करता था। और टेथिस सागर क्या हुआ करता था? एक पतला सकड़ा सागर था जिसके अंदर तलछट जमा होता गया और कालांतर में वह हिमालय के रूप में ऊपर उठ गया। तो पहली मान्यता कोबर की ये थी कि जहाँ जहाँ पे पर्वत हैं, वलित पर्वत हैं, वहाँ वहाँ पर पहले भूसन्नतियाँ थी। ठीक है। दूसरी जो है इसकी मान्यता वह यह है कि इस भूसन्नति के दोनों ओर कठोर और दृढ़ भूखंड पाए जाते थे जिसे क्रेटोजन कहा गया, और इन्हीं से वर्तमान स्थल खंडों का निर्माण हुआ है। मतलब कि वर्तमान जो वलित पर्वत हैं वो पहले द्रोणियां हुआ करती थी और इस द्रोणियों के दोनों ओर कठोर और दृढ़ भूखंड का होना अनिवार्य था। तीसरी जो मान्यता थी इनकी वो ये थी कि इन दो दृढ़ भूखंडों के बीच में लंबे उथले सकरे सागरीय भाग थे जिनमें अवसाद का जमा होना बहुत जरूरी था। मलबा निक्षेपित होना बहुत जरूरी था इस भूसन्नति में। चौथी जो मान्यता थी कोबर की वो यह थी कि 3 युगों की पर्वत निर्माणकारी घटनाओं को उसने महत्व दिया और ये तीनों ही घटनाएं प्री कैम्ब्रियन युग की मानी गई हैं। पांचवी मान्यता थी कि 2 पर्वत निर्माणकारी युगों के बीच में एक शांत काल होता था जिस समय पर्वत का निर्माण नहीं होता था। एक छठी भी मान्यता थी जिसके अनुसार दो प्रकार की गतियों को प्रमुख माना गया जिन्हें क्रेटोजन गति कहा गया और इसी गति से भूसन्नति का निर्माण हुआ बताया गया। अब आते हैं हम मान्यताओं के बाद मुख्य सिद्धांत के ऊपर। कोबर के अनुसार पृथ्वी की सतह पर 2 प्रकार के भूखंड पाए जाते हैं। पहला है स्थिर भूखंड जो कि दृढ़ और कठोर होते हैं, तथा दूसरे हैं ओरेजन यानी कि गतिशील भूखंड जो कि निर्बल होते हैं और गति करते रहते हैं। पहला जो भूखंड है उसे क्रेटोजन कहा गया और क्रेटोजन में कुल 8 प्रकार की शील्ड यानी कि दृढ़ भूखंड आए हैं जिनमें मुख्य हैं लॉरेशियन शील्ड, चाइनीज शील्ड, ब्राजील शील्ड, कनेडियन शील्ड, बाल्टिक शील्ड, अंटार्कटिक शील्ड, दक्षिणी ऑस्ट्रेलियाई शील्ड और साइबेरियन शील्ड। ये 8 मिलकर स्थिर भूखंड बनाते थे। और जो गतिशील भूखंड या ओरेजन थे ये मुख्य रूप से भूसन्नतियाँ थी और पानी के गर्त थे। पर्वतीय क्षेत्र और आसपास से मिट्टी आकर इसमें तलछट के रूप में जमा होने से भूद्रोणियों का निर्माण हुआ था। कोबर ने भूद्रोणियों के जो संरचना बताई वो बड़ी ही टिपिकल थी। आइए देखते हैं। कोबर ने जो भूसन्नति की संरचना बताई थी वो इस चित्र के माध्यम से प्रदर्शित हो रही है। कोबर के अनुसार एक भूसन्नति या जो भूद्रोणियां थी उसके दोनों ओर कठोर भूखंड हुआ करते थे जिसे अग्र प्रदेश के नाम से जाना गया। एक अग्र प्रदेश दूसरे अग्र प्रदेश के ऊपर संकुचन उत्पन्न करता था। स्वेस ने जिस अग्र प्रदेश से संकुचन उत्पन्न किया जाता था उसे पृष्ठ प्रदेश की संज्ञा दी थी। अब जब एक कठोर भूखंड दूसरे के ऊपर दबाव डालता है, संकुचन उत्पन्न करता है, तो अग्र प्रदेश में जो भूसन्नति में जो अवसाद था वो संकुचित होकर श्रेणी यानी कि पर्वत के रूप में दूसरे अग्र प्रदेश में ऊपर की ओर उठ गया और इसे कहा गया रेड कैंटन या सीमांत श्रेणियां। यदि दोनों अग्र प्रदेश में यदि उनके संकुचन या एक दूसरे की ओर खिसकने की गति या वेग कम हो तो क्या होता है कि दोनों ही अग्र प्रदेश के किनारे पर सीमांत श्रेणी या रेड कैंटन बन जाते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मध्य का जो भाग है वो अप्रभावित संकुचन से अप्रभावित रह जाता है और इस अप्रभावित मध्य पिंड को ज़ुइस-चेंजबर्ग नाम दिया गया। अब आते हैं सिद्धांत के मुख्य भाग पर, पर्वत निर्माण की अवस्थाएं। कोबर ने पर्वत निर्माण को 3 अवस्थाओं में बांटा। सबसे पहले भूद्रोणी का निर्माण, फिर मुख्य पर्वत का निर्माण और तीसरा है उत्थान का निर्माण।
प्रथम स्थिति यानी कि भूसन्नति के निर्माण को इस चित्र के माध्यम से समझाया जा रहा है। यह पर्वत निर्माण की सबसे प्रारंभिक अवस्था है। इसमें पर्वतीय क्षेत्र तथा आसपास से शैल या मलबा जो है वो समुद्र में जमा होने लगता है और इससे द्रोणियां बन जाती है, जिनसे अवसादी अवतलन होता रहता है। मतलब कि अवसाद जो है वो नीचे की ओर जमता चला जाता है। भूसन्नति की तली का निरंतर नीचे की ओर प्रवाह होता रहता है और इसी तरह लंबे समय तक अवसाद जमा और भूसन्नति की तली में धसाव यानी कि अवतलन होते रहने से ये भूसन्नति अत्यधिक गहरी हो जाती है और उसमें पर्वत निर्माण के लिए आवश्यक तलछट पदार्थों का जमाव हो जाता है। ये है दूसरी अवस्था यानी कि पर्वत निर्माण की अवस्था। इस अवस्था में दोनों ओर से जो अग्र प्रदेश हैं एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। देखो इसमें एरो के निशान से इसको निकट आते हुए दिखाया गया है। इससे दबाव के कारण भू अभिनति के स्तरों में वलन पड़ने लगते हैं। ये वलन आपको लाइन से ये साइड पे जो है ना, ये सीमांत श्रेणियां जो दिखा रखे हैं, ये वलन पड़ने लगते हैं तथा पर्वत प्रदेश का निर्माण होता है। भूसन्नति के दोनों ओर किनारों पर दो सीमांत श्रेणियां यानी कि रैंड कैंटन का निर्माण होता है तथा बीच में संपीड़न का प्रभाव कम होने से ज्यूस चेनबर्ग यानी कि मध्य पिंड का निर्माण होता है। यदि हम देखें तो कार्पेलियन आल्प्स और डिनारिक आल्प्स के बीच हंगरी का जो मैदान है वो एक मध्य पिंड ही है। और ये है पर्वत निर्माण की अंतिम तृतीय अवस्था, जिसे हम उत्थान या आकार निर्माण के नाम से जानते हैं। अगर संपीड़न की मात्रा बहुत अधिक हुई तो दोनों जो अग्र प्रदेश हैं वो एक दूसरे के बहुत निकट मिल जाते हैं और ऐसी अवस्था में दोनों किनारों की श्रेणियां मिलकर एक साथ ऊपर उठ जाती है और समग्र प्रदेश में पर्वत श्रेणियों का निर्माण हो जाता है। जिस रेखा पर ये दोनों श्रेणियां मिलती हैं उसे नॉर्ब के नाम से जाना जाता है। स्विट्जरलैंड में आल्प्स के इस प्रकार की अनेक नॉर्ब हैं। नॉर्ब की स्थिति में एक मोड़ दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है जिससे परिवलित वलन कहते हैं। जब एक मोड़ दूसरे पर चढ़ता है तो हम उसे नापे भी कहते हैं यानी कि ग्रीवाखंड। भारत में जो कश्मीर की घाटी है वो ग्रीवाखंड पर ही बनी हुई है। तो ये था हमारा कोबर का सिद्धांत। कोबर के सिद्धांत की आलोचना। हालांकि कोबर का यह भूसन्नति सिद्धांत पर्वत निर्माण से संबंधित कई तथ्यों का उचित उल्लेख करता है, परंतु इसकी आलोचना भी जमकर हुई है। सबसे पहले तो जो आलोचना हुई है वह यह है कि पर्वत निर्माण के लिए उत्तरदायी बल इसने पर्याप्त नहीं बताए। पृथ्वी के सिकुड़न से जो भी संकुचन शक्ति होती है वो इतनी अधिक प्रबल नहीं हो सकती जिससे कि एक दृढ़ भूखंड खिसक कर हिमालय जैसे महान पर्वतों का निर्माण कर सके। दूसरा, कोबर ने भूसन्नति के दोनों अग्र प्रदेशों का सरकना बताया, परंतु स्वेस ने कहा कि एक पार्श्व को सरकना होता है और दूसरे को स्थिर रहना होता है। तो ये बात अधिक स्पष्ट नहीं कर पाए कोबर। तीसरा जो था कि इस सिद्धांत से पूर्व और पश्चिम दिशा में विस्तृत आल्प्स और हिमालय की उत्पत्ति तो स्पष्ट हो जाती है, परंतु उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित रॉकीज, एंडीज आदि पर्वतों की स्थिति यह सिद्धांत स्पष्ट नहीं कर पाया। चौथी जो आलोचना हुई वो यह थी कि पर्वत का निर्माण भूसन्नति से हुआ माना गया, परंतु भूसन्नतियां कहाँ कहाँ वितरित है इसका उल्लेख उन्होंने नहीं किया। पांचवी जो आलोचना हुई वो यह थी कि यह सिद्धांत व्यक्तिनिष्ठता अधिक रखता है और वस्तुनिष्ठता कम रखता है। तो इन सब बिंदुओं पर कोबर का सिद्धांत आलोचना का शिकार हुआ।